Hello, my dear students. Welcome to my channel, and I hope that you all are doing great. So this is part 2 video for your MPSC 004 एग्जाम प्रिपरेशन। जो वीडियो है वो बायलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारे आंसर्स होंगे। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने जून 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है मेरी लाइव क्लासेस से, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो मेरा लाइव चैनल है, दैट इज स्कॉलरली माइंड्स लाइव, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और पिन कमेंट को चेक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे आपको MPSC 004 की कंप्लीट बुक समरी का वीडियो भी वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो गाइज, जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड है कि उन्होंने किस तरीके से मुस्लिम लीग और टू नेशन थ्योरी के बारे में जो भी उनके व्यूज थे वो हम यहाँ पे उनका रोल डिस्क्राइब करेंगे। एंड देन जो उनकी टू नेशन थ्योरी है उसको डिस्क्राइब करते हुए एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन पेश किया जाएगा और फिर आपका निष्कर्ष यानी कि आपका कंक्लूजन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, आंसर में इंपॉर्टेंट होता है कि सारे पॉइंट्स अच्छे से दिए गए हों, आसान भाषा में दिए गए हों। अगर आपको MPSC 004 के लिए गेस्ट पेपर या फिर नोट्स को परचेज करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को कांटेक्ट करके अपने लिए MPSC के जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं उनके नोट्स और गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। सो आंसर को शुरू करेंगे एक छोटे से कंक्लूजन एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो रोल है काफी ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, स्पेशली इन द मुस्लिम लीग। He played a very crucial role from a limited political organization into a mass movement representing Muslim political interest in the British India। तो देखो, एक ऐसा समय था जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उस समय को हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ओके, थी, उस कम्युनिटी के जो भी इंटरेस्ट हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स हैं, उन सारी चीजों की बात मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। ओके, समझ रहे हो? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को पहले एक सीमित राजनीतिक संगठन था वो, फिर उस संगठन से वो बदलकर भारत के मुसलमानों के राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े आंदोलन में वो परिवर्तित हो गया। फिर बाद में वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक बने, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण होता हुआ भी हमें दिखता है। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि टू नेशन थ्योरी के जो चीफ एडवोकेट रहे हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना रहे हैं, और भारत के जो मुसलमान थे उनके हितों का प्रतिनिधित्व भी उनके द्वारा ही किया गया है। तो इंट्रो में हम उनके बारे में इतनी बात बता देंगे, इतना भी हमारे लिए काफी है। एंड देन गाइज, हम यहाँ पे उनका जो रोल रहा मुस्लिम लीग में, उनकी क्या भूमिका रही उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत में देखो, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का काम उन्होंने किया था स्टार्टिंग में। सो प्रारंभिक भूमिका क्या रहती है कि शुरुआत में जिन्ना हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कार्य करते थे। उनका मानना था कि संवैधानिक सुधार और सहयोग से मुसलमानों के हित सुरक्षित किए जा सकते हैं। उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा गया है। तो एक ऐसा टाइम था व्हेन ही वाज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन स्टार्टिंग। और उन्होंने रिफॉर्म्स की मांग की। उन्हें लगा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिफॉर्म्स कर देते हो तो मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से पूरे किए जा सकते हैं। तो ये तो उनका अर्ली रोल हो जाता है, बट लेटर ऑन उन्होंने मुस्लिम लीग की लीडरशिप ले ली। तो जिन्ना ने लेटर ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया। उनके लीडरशिप के अंदर जो जो लीग है वो एक मेन पॉलिटिकल वॉइस बन जाता है इंडिया के मुस्लिम का। ही डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको अलग से एक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो बाद में जिन्ना ने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मजबूत किया और उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत के मुसलमानों की एक प्रमुख राजनीतिक आवाज बन जाती है। मतलब कि जहां पे भारत के मुसलमानों की सुनी जाने लगी, उन्हें मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। तो दो चीजें आप लोग समझ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग में उनका रोल एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, बट लेटर ऑन उन्होंने जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है तो उसके बाद वो मुसलमानों की आवाज बन गए। देन उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की।
तो जिन्ना सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स टू एंश्योर दैट जो मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो मेजोरिटी, जो कि उस टाइम पे हिंदू मेजोरिटी थी, उसके द्वारा, मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा कहीं उन वो पीछे ना रह जाए। तो जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का समर्थन किया ताकि बहुसंख्यक समुदाय के बीच मुस्लिम हितों की उपेक्षा न हो। फिर वो लाहौर रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जिसे लाहौर प्रस्ताव 1940 कहा जाता है। तो जिन्ना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही रहा। इसमें क्या था, इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अलग राज्यों की मांग की गई। ठीक है, तो पहली बार जब लाहौर रेजोल्यूशन आता है तो वहां पे मांग की जाती है मुसलमानों के लिए अलग राज्यों की। वो सारे रीजन जहां पे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, जो बाद में पाकिस्तान का बेस बन जाते हैं, ठीक है, उनकी उन्होंने मांग की। और यहीं से शुरुआत होती है टू नेशन थ्योरी की। टू नेशन थ्योरी क्या है, दैट कि हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं उन दोनों के लिए दो अलग अलग देश होने चाहिए, बिकॉज दे हैड डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल आइडेंटिटीज, therefore they could not be governed effectively under one political system। तो क्योंकि भाई हिंदू मुसलमान के अलग अलग जो उनके कस्टम्स हैं और उनके जो लॉज हैं वो अलग अलग हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि अगर वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उस टाइम पे उन्होंने टू नेशन थ्योरी लेकर आए वो, और जिन्ना ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया। जिन्ना का तर्क था कि मुसलमान केवल एक अल्पसंख्यक नहीं बल्कि एक अलग राष्ट्र है जिनके अपने राजनीतिक अधिकार हैं। ओके, सो ही आर्ग्यूड दैट मुस्लिम्स वर नॉट मेयरली अ माइनॉरिटी बट इट इज अ सेपरेट नेशन, जिनके अपने अधिकार हैं। अब उनको डर था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कहीं डोमिनेट हिंदू मेजोरिटी ना करने लग जाए और ऐसा ना हो कि जो मुस्लिम्स हैं वो पॉलिटिकल पावर और आइडेंटिटी को खो दें अपनी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया और फिर उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में हम देखते हैं इवेंचुअली पाकिस्तान का क्रिएशन होता है। ओके, सो नाउ अब हम इसे क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो ओवरऑल मैं उन्हें एज द प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स कह सकती हूँ। तो सपोर्टर्स का विश्वास है कि जो जिन्ना है उन्होंने मुस्लिम्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और उनकी वजह से ही जो मुस्लिम्स हैं उन्हें इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मिली थी। तो समर्थकों का मानना है कि जिन्ना ने मुस्लिम राजनीतिक हितों की रक्षा की और मुसलमानों को मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। विभाजन की आलोचना लेकिन की जाती है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी वो लेकर आए, इसकी वजह से कम्युनल डिवीजन हुआ इंडिया में और पार्टीशन हो गया इंडिया का। इतना सारा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक तरफ हमने उनकी जो अच्छी चीज अगर आपको लग रही है तो वो आप लिखोगे एंड देन आप उन्हें क्रिटिसाइज करोगे। फिर राजनीतिक रुख में परिवर्तन हुआ। तो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं कि इनिशियली वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था, बट बाद में जब वो अलगाववादी राजनीति की ओर वो बढ़ गए तो वहां पे आप देखते हो कि प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जब उनका जो एक होता है ना सपोर्ट, उनकी जो थिंकिंग थी उसमें परिवर्तन हो जाता है। और टू नेशन थ्योरी पे स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि डिस्पाइट द पार्टीशन, उसके बाद भी तो मतलब मुस्लिम्स इंडिया में रहे। तो प्रैक्टिकल वैलिडिटी इस क्वेश्चन की थी ही नहीं, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा मिक्स्ड थी और इतना आसान नहीं था कि ऐसे आप अलग कर लो, है ना। और जो चीज आज भी है, तो हो सकता है कि और कोई मेथड अपनाया जा सकता था। बड़ी संख्या में इतनी भीड़ को आप मतलब कहाँ आप लेके जाओगे। तो व्यवहारिकता के इसमें प्रश्न उठते हैं। नाउ फाइनल हम कंक्लूजन देंगे। आई होप कि आप मोहम्मद अली जिन्ना का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन, देन उनका रोल, उसके बाद उनकी डोनेशन थ्योरी, फिर उनकी आलोचना और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों बताते हुए हम मोहम्मद अली जिन्ना का एक निष्कर्ष लिख देंगे कि उनका रोल डिसीजिव रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मजबूत करने और द्विराष्ट्र सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। जहां पाकिस्तान में उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में याद किया जाता है, वहीं भारत में उनके ऊपर बहस जारी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी वजह से देश का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक राजनीति से जुड़े जो मुद्दे हैं वो आज हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है।
ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इन द पाकिस्तान ही इज रिमेम्बर्ड एज अ नेशन बिल्डर, ओके, बट उनके जो आइडियाज हैं इन इंडिया दे आर स्टिल डिबेटेड बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शन विद द पार्टीशन एंड विद द कम्युनल पॉलिटिक्स। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे जहां पे आपको मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, नरमपंथी और उग्रपंथी जो है उसके बारे में हमें बात करनी है। उसके बारे में हमें उसके डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है। In Indian national movement, the moderates and extremists differed significantly in their approach towards the British Empire. तो ये जो आइडियोलॉजीज हैं जो लोग फॉलो करते थे आपकी नरमपंथी उग्रपंथी वाली, तो ये कोई आज शुरू नहीं हुई है, ठीक है, ये कोई आज शुरू नहीं हुई है, ये पुराने समय से ही चली आ रही है। जो मॉडरेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और कॉपरेशन की बात करते थे, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बात करते थे एग्रेसिव की। ओके, जस्ट अ मिनट। देखो दो चीजें हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनका जो मिजाज होता है वो नरम होता है, वो बातचीत और किस पे बेस्ड होता है, ओके, सॉरी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हमारे दो हैं, और इनका विश्वास था कि संविधान में परिवर्तन करो और एक दूसरे को कोऑपरेट करो तो भी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। और जो उग्रपंथी थे वो कहते थे नहीं, एग्रेशन दिखाओ और सेल्फ रूल की मांग करो, इस सब की वो बात करते थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी और उग्रपंथी का ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति दृष्टिकोण अलग था। जहां नरमपंथी संवैधानिक सुधार और अंग्रेजों के साथ सहयोग में विश्वास रखते थे, वहीं उग्रपंथी अधिक आक्रामक और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए स्वशासन की मांग करते थे, ठीक है। अब हम इनके बीच का डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले देखो जो हमारा डिफरेंस टेबल है उसको ध्यान से देख लो आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी वो आपको याद रखनी है, और जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पे वो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। आपको बेसिक बेसिक पता चल गया मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या है। अब हम यहाँ पे इसका टेबल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो मॉडरेट्स को हम कहते हैं नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट्स को कहते हैं हम आपका गरम दल या फिर उग्रपंथी, ओके। तो सबसे पहली चीज आप जानोगे कि उनका क्या एट्रीब्यूट रहा है ब्रिटिश के लिए, ठीक है। अंतर के आधार पर सबसे पहले हम ब्रिटिश शासन के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण रहा उस पर बात करेंगे। मॉडरेट्स है हमारे नरम दल, तो उनका ब्रिटिश पे विश्वास था, ब्रिटिश न्याय निष्पक्षता पर विश्वास रखते थे वो। लेकिन उग्रपंथी ब्रिटिश शासन को क्या मानते थे, शोषणकारी, कि नहीं ब्रिटिश शासन तो एकदम बेकार है, उसने हमारा शोषण किया है। फिर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था प्रशासन में सुधार और ये अधिक भागीदारी चाहते थे। जो नरमपंथी थे कहते थे कि अगर मतलब आप अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, हमें भी प्रशासन में जगह दो, ये सब कहते थे। लेकिन जो हमारे गर्मपंथी थे वो स्वराज की मांग करते थे, सेल्फ रूल की मांग करते थे। प्रोटेस्ट के मेथड देखें तो ये क्या करेंगे, जो नरमपंथी होंगे वो क्या ही कर सकते हैं, वो उनसे प्रे करेंगे, पिटीशन डालेंगे, स्पीच देंगे, ये सब। वहीं जो उग्रपंथी होंगे उन्हें गुस्सा आएगा, वो बहिष्कार कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा रहेगा, तो ब्रिटिश के लिए मानते थे कि भाई ब्रिटिश शासन तो हमें आधुनिक बना देगा, तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। और गर्मपंथी मानते थे कि ब्रिटिश शासन तो हमारी स्वतंत्रता में बाधा, एक ऑब्स्टेकल है, तो हम इसको नहीं सपोर्ट करेंगे। लीडरशिप की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब आपके नरमपंथी में आते हैं। लाल बाल पाल आपके किस में आ जाते हैं, गर्मपंथी में, ठीक है। तो पांच पांच बेसिस पे आपने इनके बीच के डिफरेंसेस को बता देना है। उसके बाद आपको बात करनी है इनके सिमिलैरिटीज की। तो दोनों का जो गोल है वो हम क्या देखते हैं, कॉमन है। तो दोनों ही इंडिया की प्रोग्रेस और वेलफेयर चाहते हैं, बस उनके मेथड्स अलग अलग थे। फ्रीडम मूवमेंट में बात करें तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है।
मॉडरेट्स ने पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाया है, तो एक्सट्रीमिस्ट ने लोगों को इंस्पायर किया कि वो नेशनलिज्म में पार्टिसिपेट करें। देन वी हैव टू डू द क्रिटिकल एग्जामिनेशन। तो मॉडरेट्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो क्योंकि वो उन्होंने फाउंडेशन क्रिएट किया, उनकी वजह से लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेट हो पाया। उग्रपंथियों ने नेशनल मूवमेंट को मोमेंटम प्रोवाइड किया है भाई, लोगों को जागरूक बनाया उन्होंने, लोगों को उनके रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस के बारे में बताया उन्होंने। लिमिटेशंस में क्या है कि भाई मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, और एक्सट्रीमिस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कन्फ्रंटेशनल मेथड्स का यूज़ करते हो। तो दोनों चीज़ें हैं। देन हमारा कंक्लूजन आ जाएगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिफर शार्पली इन देयर अप्रोच। ब्रिटिश एम्पायर के प्रति दोनों का अप्रोच डिफरेंट है, बट दोनों ने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। उन्होंने नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है और इंडिपेंडेंस का पाथ आगे बनाया है। तो नरमपंथी और उग्रपंथियों का ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति दृष्टिकोण अलग था, लेकिन दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों ने मिलकर राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत किया और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, फिर हमें श्री अरबिंदो का मोस्ट फेमस जो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि श्री अरबिंदो कौन है। तो श्री अरबिंदो वॉज अ फिलोसोफर, स्पिरिचुअल थिंकर एंड अ नेशनलिस्ट लीडर। श्री अरबिंदो एक दार्शनिक, आध्यात्मिक विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति माना। उनके हिसाब से नेशनलिज्म सैक्रेड चीज होती है और नेशन एक कलेक्टिव सोल होता है, मतलब वो हर किसी के अंदर है, राष्ट्रीय आत्मा। ही बिलीव्ड इंडिया की फ्रीडम वॉज एसेंशियल not only for political independence but also for spiritual awakening। अगर आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना है तो क्या करना पड़ेगा? भारत की स्वतंत्रता चाहिए आपको। स्वतंत्रता केवल आपकी राजनीतिक आजादी के लिए नहीं है बल्कि आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद श्री अरबिंदो के जो मेन फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो वह नेशनलिज्म को एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की तरह मानते हैं। Sri Aurobindo considered nationalism a divine mission. He believed that the nation is not just a land or population, but वो इसको एक spiritual entity की तरह देखते थे। समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम कि जो श्री अरबिंदो हैं उन्होंने नेशनलिज्म को क्या करा है, एक स्पिरिचुअल जो आपका होता है ना एंटिटी की तरह देखा है। श्री अरबिंदो कंसीडर्ड नेशनलिज्म एज अ डिवाइन मिशन। श्री अरबिंदो राष्ट्रवाद को एक दैवी मिशन मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्र केवल भूमि या जनसंख्या नहीं बल्कि आत्मा वाला एक आध्यात्मिक अस्तित्व है। भारत को भारत माता की अवधारणा देना उन्होंने सीखा दिया। उन्होंने भारत को एक पवित्र माता के रूप में देखा जिसके लिए समर्पण और बलिदान आवश्यक है। राष्ट्र की सेवा ने उन्होंने ईश्वर की सेवा माना। देख रहे हो कितने डिफरेंट व्यूज हैं, ये तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। पहला क्या कि उन्होंने उसको एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट माना, इंडिया को मदरलैंड माना और स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार भी माना। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की उन्होंने। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के बारे में देखें तो जो हमारा कल्चर है, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है, उस सभी को सपोर्ट किया। Aurobindo supported passive resistance, boycott and national education to oppose the British rule। मतलब लोगों को पढ़ाओ लिखाओ और उनके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स को जगाओ, इस सब की वो मांग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि उनकी थ्योरी ने पैट्रियोटिज्म को काफी इंस्पायर किया और नेशनलिज्म को एक प्रकार की मॉरल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन उन्होंने प्रोवाइड की है। देशभक्ति को, लोगों में देशभक्ति को प्रेरित किया। फ्रीडम मूवमेंट पे बड़ा प्रभाव रहा उनका। और कुछ लोग उनकी आलोचना ये बोलकर करते हैं कि उनकी थ्योरी कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है और प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको सॉल्व वो नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। और सोशल इश्यूज पे उन्होंने फोकस नहीं किया बिल्कुल भी, बस स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे फोकस किया। इन चीज़ों पे उनकी आलोचना भी की जाती है और उनकी जो फायदे हैं वो तो हमने पढ़ ही लिए कि भाई उनके क्या विचार थे, मेन फीचर्स क्या क्या थे। सिंपल है। अब हम फाइनली क्या दे देंगे, कंक्लूजन दे देंगे
कि श्री अरबिंदो की थ्योरी को एज अ स्पिरिचुअल एंड डिवाइन फोर्स देखा जाता है। हमें पैट्रियटिज्म, स्पिरिचुअलिटी, फ्रीडम, ये सब वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं इसके अंदर। तो देशभक्ति, आध्यात्मिकता, स्वतंत्रता को जोड़कर राष्ट्रवाद को भारत की मुक्ति का नैतिक मिशन बनाया। आदर्शवादी होने की आलोचना के बावजूद उनके विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादी चिंतन को गहराई से प्रभावित किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लो, तो न्यू वीडियोस जो अगले पार्ट्स वगैरह आएंगे ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप से ही मिलती रहेगी। तो चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना।